हेलो स्टूडेंट, हमारे चैनल सौरभ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गणित के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की, जो कि है संख्या पद्धति से। यदि आपको यह समझ नहीं आता तो आपको गणित कभी भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये गणित का आधार है। तो आज हम बात करेंगे प्राकृतिक संख्याओं की प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो इसकी सबसे पहले परिभाषा जान लेते हैं। इसकी परिभाषा होती है कि जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। गणना मतलब होता है गिनती। तो गिनती करने के लिए हम कभी भी जब गिनती करते हैं तो एक से शुरू करते हैं, दो, तीन, चार, मतलब जीरो से नहीं करते, ना तो माइनस में करते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं में जो इनका अगर एग्जाम्पल हम देखें तो जैसे में आती है एक से लेकर दो, तीन, चार, मतलब जितनी धनात्मक संख्याएं हैं एक के बाद सभी प्राकृतिक संख्याएं इन्फिनिटी तक जाती है, इनका कोई अंत नहीं है। तो और एक बात नोट में जान लेंगे कि शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है, यानी कि जीरो इज नॉट नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये बिलोंग्स का चिन्ह है, तो यह नेचुरल नंबर नहीं है। जीरो को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता, क्योंकि जीरो से किसी वस्तु की गिनती नहीं कर सकते। अब हम जान लेते हैं कि इसके बारे में इम्पॉर्टेंट जान लेते हैं कि क्या महत्वपूर्ण है जानना। तो ये है, पहला पॉइंट है कि प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है। तो सबसे पहली बात जान लेंगे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है। ये सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, इसको याद कर लेंगे और इसको एक जरूर नोट्स बनाइए ताकि उसमें ये सब लिखा जा सके। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या वो एक है। और इसके बाद हम दूसरा टॉपिक जान लेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ने पर उसके आगे वाली प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है। तो जैसे कि एक प्राकृतिक संख्या है, तो अगर एक में हम एक को जोड़ दें तो दो आ जाएगा, तो दो भी क्या है, प्राकृतिक संख्या। दो में एक जोड़ देंगे तो उसके बाद वाली यानी कि तीन प्राकृतिक संख्या। इस तरह से अगली संख्या प्राप्त हो जाती है। तो इसके बाद थर्ड पॉइंट पर है, प्राकृतिक संख्याओं की संख्या अनंत होती है, मतलब कि इनका कोई अंत नहीं है। ये एक से लेकर एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, इतना अनंत तक जाती हैं, इनका कोई अंत नहीं है। इसके बाद हम जान लेते हैं कि पूर्ण संख्याएं क्या है। प्राकृतिक संख्याओं के बाद दूसरे नंबर पर आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं बहुत ही आसान है समझना कि प्राकृतिक संख्याओं में केवल जीरो को शामिल कर लिया जाता है। मतलब कि एक से लेकर एक, दो, तीन, चार, पाँच, इस तरह से ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। इसी में अगर हम जीरो को भी शामिल कर लें तो वो संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। मतलब कि ये क्रम जीरो से शुरू हो जाएगा, जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच। यानी कि समझ लेंगे कि जीरो तो प्राकृतिक संख्या नहीं है, लेकिन पूर्ण संख्या है। बाकी एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये सभी जो है पूर्ण संख्याएं हैं। और इसके बाद हम जान लेते हैं पूर्णांक। पूर्ण संख्या अगर समझ में आया होगा तो पूर्णांक तुरंत समझ में आ जाएगा। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटीजर, और इसको आई से डिनोट करते हैं। तो जितनी पूर्ण संख्याएं होती हैं इसको समझ लेंगे। इसकी परिभाषा पहले जान लेंगे पूर्णांक की। तो पूर्णांक की परिभाषा होती है कि सभी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं शून्य को मिलाकर पूर्णांक कहलाती हैं। मतलब कि जितनी पूर्ण संख्याएं हैं उसमें से सभी प्लस और सभी ये जो अभी लिखे हैं हम, सभी प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो धनात्मक पूर्णांक होते हैं। जैसे अभी जीरो ले लें, जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, ऐसे इन्फिनिटी तक है ये। और इसको हम माइनस में भी ले लें, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, माइनस पाँच, इस तरीके से ये ऋण दिशा में भी अनंत तक जाएंगी। यानी कि जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं उनको अगर हम माइनस में ले लें और जीरो को भी शामिल कर लें तो जो सभी संख्याएं हैं वो पूर्णांक है। तो मतलब कि इसकी एक परिभाषा हम और जान लेंगे कि पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह के साथ दर्शा दें तो इस प्रकार बनी संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। और इसको संख्या रेखा पर दिखाया जाता है, ये भी जान लेंगे। अगर समझ नहीं आएगा तो सबसे आसान तरीका इसको संख्या रेखा पर समझना। तो संख्या रेखा पर समझने के लिए क्या करेंगे, एक हम रेखा ड्रा करते हैं और उसके बाद सबसे मिडिल में इसका जीरो लिख देंगे और इसके राइट साइड वन, टू, थ्री, मतलब सभी धनात्मक संख्याएं, सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं लिख देंगे, पाँच, छः, ऐसे। और इसके जो बाईं तरफ है लिख देंगे माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन,
-4 ये अनंत तक है, माइनस अनंत तक, इधर प्लस अनंत तक। तो इस तरीके से जितनी भी संख्याएं होंगी सभी पूर्णांक हैं जो संख्या रेखा पर दर्शाई जाती हैं। और सभी प्राकृतिक संख्याएं धन प्राकृतिक संख्याओं को धन पूर्णांक कहते हैं, मतलब I प्लस से दिखाया जाता है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, 1 से नीचे नहीं, ना तो जीरो ना तो माइनस में आती हैं। तो इसके बाद पूर्णांक उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और पूर्णांक के लक्षण जान लेते हैं, मतलब इसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं पूर्णांक के बारे में। तो वो ये होता है कि पूर्णांकों की संख्या अनंत होती है, मतलब इनका कोई अंत नहीं है, अनंत पूर्णांक होते हैं। और शून्य ना तो धन पूर्णांक होता ना तो ऋण, इस बात को ध्यान देंगे। कुछ लोग कहते हैं शून्य क्या है, तो शून्य ना तो प्लस में होता है और ना तो माइनस में होता है। ये जो शून्य है इसका कोई चिन्ह नहीं होता है, ना तो धनात्मक और ना ऋणात्मक, इसको किसी चिन्ह के साथ नहीं दिखाया जाता। और जितने भी धन पूर्णांक होते हैं वो ऋण पूर्णांक से बड़े होते हैं। मतलब कि जान लेते हैं कि अगर ऋण पूर्णांक है -2 और धन पूर्णांक है 1, तो ये जो धन पूर्णांक 1 है -2 से बड़ा होगा। तो हमेशा जो धन पूर्णांक होते हैं वो ऋण पूर्णांक से बड़े होते हैं। और इसके बाद संख्या रेखा पर प्रत्येक पूर्णांक अपने बाईं ओर स्थित पूर्णांकों से बड़ा होता है। अभी यहाँ संख्या रेखा हम दिखाए थे कि इस संख्या रेखा में यहाँ देखना, इस संख्या रेखा में जो भी दाईं तरफ होता है, मतलब कि दाईं तरफ मतलब -1, ये दाईं तरफ है तो ये बाईं तरफ -2 से बड़ा -1, -1 से बड़ा 0, 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, मतलब जितनी दाईं तरफ होती है संख्या वो बाईं तरफ वाली सभी संख्याओं से बड़ी होती हैं। और इसके बाद हम जान लेंगे कि सम संख्याएँ क्या होती हैं। तो सम संख्याएँ मतलब ऐसी संख्याएँ जो 2 से विभाजित हो जाती हैं। ये तो बहुत ही आसान है इसको समझना, इसको कहते हैं इवन नंबर। तो जान लेते हैं कि सम संख्याएँ क्या हैं। तो सम संख्याएँ मतलब ऐसी संख्याएँ जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, उन्हें सम संख्याएँ कहते हैं। 2 से विभाजित सभी संख्याएँ सम संख्याएँ कहलाती हैं। और इसमें एग्जाम्पल आता है, बहुत ही आसान है, 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे ऐसे जो भी संख्याएँ हैं, मतलब एक के अंतर पर 2 से शुरू करें तो 3 छोड़ 4, 5 को छोड़कर 6, 7 को छोड़कर 8, ऐसे ऐसे सभी संख्याएँ सम संख्याएँ कहलाती हैं। तो विषम संख्याएँ इसका एकदम विपरीत है, इसका एकदम अपोजिट होगा। विषम संख्याएँ वे संख्याएँ होती हैं, इनको कहते हैं ऑड नंबर। वे संख्याएँ जो 2 से विभाजित नहीं होती, जो 2 से नहीं कटती, वो विषम संख्याएँ कहलाती हैं। और इसमें हम जान लेते हैं कि 3 होगा, 5, 7, 9, 11, ऐसे ऐसे, मतलब कि एक के अंतराल पर 9 के बाद 10 को छोड़कर 11 है, 11 के बाद 12 को छोड़कर 13 है। तो सभी संख्याएँ विषम संख्याएँ कहलाती हैं। और इसके बाद हम जान लेंगे परिमेय संख्याएँ क्या होती हैं। तो इसके बाद आते हैं हम परिमेय संख्याओं पर। इनको कहते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्याएँ ऐसी संख्याएँ होती हैं कि जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, मतलब जिसमें अंश और हर होता है। और जो अंश होता है और हर होता है, ध्यान देना है कि उनमें क्या क्या अंश और हर होना चाहिए, पहली बात जान लेंगे। और दूसरी बात ये जान लेंगे कि अंश कोई पूर्णांक होगा और हर भी कोई पूर्णांक, मतलब अंश और हर कोई ना कोई पूर्णांक होता है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये जान लेंगे कि कभी भी हर जीरो नहीं होगा, हर कभी भी हर जीरो नहीं होगा। तो इस तरीके से जितनी भी संख्याएं आती हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 1/2 ले सकते हैं इस कड़ी में, 2/3, 3/4, 4/5, मतलब ये बटा में भी हैं संख्याएं। और ध्यान देंगे कि जो अंश और हर है दोनों पूर्णांक हैं। तो इनके इनके बारे में इम्पोर्टेंट कुछ बातें हम जान लेते हैं कि परिमेय संख्याओं के बारे में इम्पोर्टेंट कुछ है। तो इसमें पहला है कि प्रत्येक पूर्णांक को 1 से भाग देकर परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। अर्थात प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। मतलब कि कोई पूर्णांक हम ले लेते हैं, जैसे कोई पूर्णांक 2 है, तो अब कन्फ्यूजन ये होता है मतलब ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, क्योंकि इसके बटा में हम 1 लिख सकते हैं।
3 परिमेय संख्या है कि नहीं है, क्योंकि इसके बटा में हम 1 लिख सकते हैं। किसी भी पूर्णांक के बटा में 1 लिखकर हम उसको परिमेय संख्या में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब प्रत्येक पूर्णांक जो होता है, जितने भी पूर्णांक हैं वो सभी परिमेय संख्या हैं। सभी पूर्णांक जो है परिमेय संख्या है। और इसके बाद दूसरा पॉइंट जान लेंगे कि अंश और हर दोनों का चिन्ह समान होने पर परिमेय संख्या धनात्मक होती है। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब प्लस है। तो अगर दोनों चिन्ह सेम है तो परिमेय संख्या धनात्मक होती है, और विपरीत है तो परिमेय संख्या ऋणात्मक होती है। अगर इसको हम लिखें +2/-3, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी -2/3। तो अगर अंश हर दोनों एक ही चिन्ह है तो परिमेय संख्या धनात्मक होगा। अगर अंश अलग चिन्ह का है, मतलब अंश प्लस में है और हर माइनस में है, तो परिमेय संख्या ऋणात्मक होती है। और फिर तीसरा पॉइंट हम जान लेंगे, ये दूसरा पॉइंट था, इसको नोट कर लेंगे सभी लोग। और तीसरा पॉइंट है, किसी पूर्णांक का हर शून्य होने पर वह पूर्णांक परिमेय संख्या नहीं होता है, इसे अनंत माना जाता है। मतलब कोई भी पूर्णांक हो, 2, 3, 5, 4 जो भी है, इसके अगर बटा में 0 होगा तो ये परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है। इस बात को जान लेंगे, परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू इन्फिनिटिव होती है। कैन नॉट बी डिवाइडेड, मतलब यह विभाजित नहीं होता, अनंत होता है इसका नाम। और इसके बाद एक बात और हम जान लेंगे कि नोट में इसको समझ लेंगे, परिमेय संख्या के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये बात यह है कि दशमलव वाली किसी संख्या में अंकों की संख्या सीमित होने पर वह परिमेय संख्या होती है। कोई भी दशमलव वाली संख्या हो, अगर उसमें दशमलव लगने के बाद निश्चित अंकों तक वह सिमट गया है, मतलब कि शांत अशांत में शायद हम बताए हैं कि वो शांत हो, यानी कि हम एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं यहाँ कि अगर लिखा गया 1.6, तो इसका मतलब ये भी एक परिमेय संख्या, ध्यान देंगे ये परिमेय संख्या है। ऐसे हम कुछ और लिख सकते हैं 2.345, अगर इसका अंक सीमित है दशमलव के बाद तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी, इसको नोट में जान लेंगे। और इसके बाद अब समझ लेते हैं कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो इसका सेम हम उल्टा समझ लेंगे कि वो अपरिमेय संख्याएं होती है। तो अपरिमेय संख्याएं की परिभाषा पहले जान लेंगे, वे सभी संख्याएं जो बटा के रूप में नहीं लिखी जा सकती। बटा मतलब p/q के रूप में। तो जो भी संख्याएं p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं वे सभी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब सवाल ये होगा क्यों नहीं लिखी जा सकती, क्योंकि इन संख्याओं में जो दशमलव प्रसार होता है वो अशांत होता है। मतलब कि जैसे हम जान लेते हैं कि पाई अपरिमेय संख्याएं, पहले इसकी परिभाषा सभी लोग लिख लेंगे खुद ही, और शायद सबको मालूम भी होगा कि जिन्हें p/q के रूप में हम डिनोट नहीं कर सकते। जैसे पाई है, पाई की वैल्यू जब भी हम फाइंड करते हैं तो 3.14 दो ही अंक तक लेते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू आज तक फाइंड ही नहीं, 3.1416 ऐसे ऐसे आता जाता है, तो कभी समाप्त तो नहीं होता। तो ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती है, पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। तो इनके लक्षण हम जान लेते हैं कि अपरिमेय संख्याओं के लक्षण, या हम जान लेते हैं इनके बारे में इम्पोर्टेंट क्या है। IMP पॉइंट जान लेते हैं कि यदि कोई धन पूर्णांक किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है तो उस धन पूर्णांक का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होती है। मतलब कि ऐसी संख्या जो किसी संख्या का वर्ग नहीं है, इसको समझ लेंगे। कौन संख्या किसी का वर्ग नहीं है, जैसे 2 है, किसी पूर्णांक का वर्ग, ध्यान देना है, किसी पूर्णांक का वर्ग अगर नहीं है तो उसका रूट अपरिमेय संख्या होगी। ऐसे समझ में कम आ गया, जैसे 2 है, 3 है, 4 है। 4 जो है, 4 किसका वर्ग है, किस पूर्णांक का वर्ग है, तो पता चलेगा 2 का वर्ग है। तो पूर्णांक 2 का वर्ग है, लेकिन 3 किसी पूर्णांक का वर्ग नहीं है। इसको हम किसी पूर्णांक के वर्ग के रूप में नहीं लिख सकते। इसको 2 को भी किसी पूर्णांक के वर्ग के रूप में नहीं लिख सकते। 5 को भी हम किसी पूर्णांक के वर्ग के रूप में नहीं लिख सकते। तो इन सभी मतलब जिन संख्याओं को हम किसी पूर्णांक के वर्ग के रूप में नहीं लिख सकते उनका रूट अपरिमेय संख्याएं होती हैं। मतलब √2, √3, √5, √7 ये सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और इसके बाद हम जान लेते हैं कि इसका दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि हम एक अपरिमेय संख्या है तो -m भी एक अपरिमेय संख्या होगी। इसको समझ लेंगे कि अगर √2 ये अपरिमेय है
समझ लेंगे कि अगर √2 अपरिमेय है तो -√2 भी अपरिमेय संख्या होगी, -√2 भी अपरिमेय संख्या होगी। मतलब अगर इसका धन अपरिमेय है तो इससे अगर ऋण लगा लेंगे तो ये भी अपरिमेय होगा। तो इम्पोर्टेंट पहली बात ये, दूसरी बात ये हो गई। और तीसरी बात समझ लेंगे कि दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल, अंतर, गुणनफल, भागफल एक अपरिमेय संख्या हो आवश्यक नहीं है। और इस बात को बाद में समझाएंगे हम। तो इसके बाद चौथा पॉइंट है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या का व्युत्क्रम भी एक अपरिमेय संख्या होती है। जैसे समझ लेंगे इस बात को, थर्ड पॉइंट ये भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे √2 अपरिमेय संख्या है तो इसका जो व्युत्क्रम होगा यानी कि 1/√2 ये भी अपरिमेय संख्या होगी। मतलब किसी भी अपरिमेय संख्या का व्युत्क्रम भी अपरिमेय संख्या होती है। तो इसके बाद हम जान लेते हैं वास्तविक संख्या। इसके बाद हम जान लेते हैं वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या बहुत ही आसान है समझना। अगर परिमेय अपरिमेय समझ में आ गया तो वास्तविक संख्याएं समझ में आ जाएगा। तो सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो जितनी भी परिमेय संख्याएं होती हैं, अब परिमेय संख्याओं में कौन आता है, बट्टा वाली संख्याएं आती हैं। सभी बट्टा वाली संख्याएं 1/3, 2/3, मतलब 3/4 ये सब। इसके अलावा दशमलव वाली संख्याएं भी परिमेय होती हैं, अभी बताए हैं। 1.4 ऐसे 2.6 ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। और इसके अलावा पूर्णांक सभी, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी इन्फिनिटी तक, ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं। और इसके अलावा सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय भी इस कड़ी में आएंगी। जैसे √2 है, √3 है, √4 है, मतलब जितनी भी, नहीं सॉरी √4 नहीं, इसको हम मान सकते हैं कि √5, मतलब ये अपरिमेय, जितनी भी परिमेय संख्याएं, जितनी भी अपरिमेय संख्याएं, सभी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याएं मतलब ऐसी संख्याएं जिनका अस्तित्व होता है, मतलब अगर जिनका हम वर्ग करें तो उनका वर्ग भी एक धनात्मक संख्या होती है। इसकी एक परिभाषा ये है कि ऐसी संख्या जिनका पूर्ण वर्ग धनात्मक होता है वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। मतलब पूर्ण वर्ग अगर हम करें तो एक धन आए, धनात्मक संख्या आए। मतलब जितनी भी संख्याएं हैं जिनका अस्तित्व है वो सभी वास्तविक संख्याएं होती है। एक बार हम काल्पनिक संख्याओं पर भी एक वीडियो लेक्चर बनाएंगे कि काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं। काल्पनिक संख्याएं मतलब ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका अस्तित्व ही नहीं होता। अब किसका अस्तित्व नहीं होता, इनका। जैसे माइनस में हम लिख दें -2 और इसका अब रूट लगा दें तो ये काल्पनिक संख्या है, ये वास्तविक संख्या नहीं है। तो इसके बारे में कक्षा 11 में एक अलग ही चैप्टर है, सम्मिश्र संख्याएं, तो उसमें ज़्यादा डिटेल से बताया जाता है। तो वास्तविक संख्या मतलब ऐसी सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। और इसके बाद आता है नंबर भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं जान लेते हैं क्या होती हैं। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या मतलब ऐसी पूर्ण संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती। बहुत ही आसान इसको समझना कि मतलब खुद और एक के अलावा भी किसी अन्य संख्या से कटे, मतलब चाहे एक ही, मतलब जो कह सकते हैं कि 2 से अधिक संख्याओं से कटती है। और इस कड़ी में क्या आता है, तो इस कड़ी में हम जान लेते हैं कि जैसे 4 है तो 4 किस किस संख्या से कटेगी। 4 को हम 2 से काट सकते हैं और किसी एक से तो कटेगी ही, और 4 खुद 4 से कटेगा। तो इस तरीके से हम इसका 3 गुणनखंड पा गए, यानी कि ये 3 संख्याओं से कटती है। मतलब 2 से अधिक संख्याओं से जितनी भी संख्याएं कटती हैं वो सभी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इस कड़ी में हम ले सकते हैं 6 को भी ले सकते हैं। तो 6 को हम 2 से काट सकते हैं, 1 से काट सकते हैं और खुद 6 से काट सकते हैं। इस कड़ी में 12 है। 12 क्यों है, क्योंकि 12 को 1 से काट सकते हैं, फिर 2 से भी काट सकते हैं, 3 से भी काट सकते हैं, 4 से भी काट सकते हैं, 6 से भी काट सकते हैं और 12 से भी काट सकते हैं। मतलब वो कई संख्याओं से कटेगी। एक बात जान लेंगे कि स्वयं और एक से तो हर संख्या कटती है, लेकिन जो स्वयं और एक के अतिरिक्त भी अन्य संख्याओं से कटती हैं वो भाज्य संख्याएं होती हैं। तो इसकी परिभाषा लिख लेंगे, स्वयं और एक के अतिरिक्त, बस इतना सा ध्यान देंगे, अन्य संख्या से कटती है तो वो भाज्य संख्या होती है। तो अभाज्य संख्या इसका उल्टा, मतलब कि जो केवल खुद से और एक से कटती हैं, ऐसी संख्याएं जो केवल स्वयं से और एक से कटती हैं वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो अभाज्य संख्याओं में हम ले लेते हैं एग्जाम्पल।
कि पहले इसकी परिभाषा जान लेंगे। अभाज्य संख्या मतलब ऐसी संख्या है जो स्वयं और एक से विभाज्य, अन्य किसी से नहीं, अन्य किसी संख्या से नहीं। मतलब कि ऐसी संख्या है जो सिर्फ स्वयं और एक से विभाजित होती है, अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और इसका एग्जाम्पल हम जान लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल सबसे पहली छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और उसके बाद है 3 है, इसके बाद 5 है, इसके बाद 7 है, इसके बाद 11 है, इसके बाद 13 है, 15 नहीं है, इसके बाद 17 है। मतलब कि जो केवल स्वयं से एक से कटे, अन्य किसी संख्या से ना कटे, और वे ऐसी सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और इसके बारे में हम नोट जान लेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नोट जानना। तो इसके बारे में नोट ये है कि एक अभाज्य संख्या नहीं है, इस बारे में कंफ्यूज ना हो, एक अभाज्य संख्या नहीं है। और दूसरी बात, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अगर कोई पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो वो है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। तो इन दोनों पॉइंट को नोट कर लेंगे, और इसके बाद हम लास्ट पॉइंट पर समझते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, लेकिन उम्मीद है कि समझ में आया होगा। और इसके बाद है सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्याएं समझेंगे कि इसमें क्या होगा कि जोड़े की संख्याएं ली जाएंगी। जोड़े मतलब कम से कम 2 संख्याएं ली जाएंगी, ऐसी 2 संख्याएं जो एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती, एक और स्वयं के अतिरिक्त मतलब किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है, वो सहभाज्य संख्याएं कहलाती। तो इसमें 2 संख्याएं होंगी, इतना ध्यान देना है। पेयर रहेगा, जोड़ा। जैसे 2 संख्याएं वो क्या हो सकती है, 9 16 हो सकता है, और फिर 8 और 15 हो सकता है। या इसको अगर 9/16 लिखें या 8/15 लिखें, तो ये दोनों संख्याएं क्या है कि ये किसी भी एक संख्या से इनको हम नहीं काट सकते। जैसे 2 चौके 8, तो 2 से 15 नहीं कटेगा, तो 3 तिरिक 9, तो 3 से 16 नहीं कटेगा। तो मतलब ऐसी 2 संख्याएं जो एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, ये सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो ये दोनों जो है, ये संख्याएं 8 15, ये सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो लेक्चर। और यदि इसके अलावा भी और कोई संख्याएं हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उसके बारे में वीडियो बनाएंगे। अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लगातार लाते रहते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।